गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। भूगोल की क्लास में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 द्वितीय क्रियाएं, जो कि कक्षा 12 का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले प्राथमिक क्रियाएं जो चैप्टर नंबर 5 था वो पढ़ लिया है। हमने उसमें ये जानने का प्रयास किया था कि मानव की कुछ प्रक्रियाएँ होती हैं, मानव कुछ क्रियाकलाप करता है, जैसे प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाकलाप या चतुर्थ क्रियाएं। उनमें से हमने प्राथमिक क्रियाओं को कवर कर लिया है। आज पढ़ेंगे हम द्वितीय क्रियाएं। आपने ये भी जाना कि प्राथमिक क्रियाओं के माध्यम से हम प्राकृतिक वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं, उनसे कुछ आय की प्राप्ति करते हैं या अपनी आवश्यकता की हम पूर्ति करते हैं। तो यहाँ जो बात करेंगे हम द्वितीय क्रियाओं की। द्वितीय क्रिया क्या होती है? द्वितीय क्रियाएं वह क्रियाकलाप हैं, वह गतिविधियाँ होती हैं जो प्राथमिक क्रियाओं से उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं उनका रूप परिवर्तित कर देती हैं या उनका जो मूल्य है वो बढ़ा देती है। जैसे मान लीजिए आपके पास कपास है। आप कपास को जो कपास का जो आप रुई प्राप्त करते हैं उसका मूल्य उस समय कम होता है, लेकिन उसका रूप परिवर्तित करके अगर उसका हम धागा बना दें, तंतु बना दें, तो उसका क्या होगा? रूप भी परिवर्तित हो जाएगा और उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। ठीक है। इसी क्रम में अगला टॉपिक जो आता है हमारा, आता है इसमें विनिर्माण। विनिर्माण हमारा द्वितीय गतिविधियों का एक प्रक्रम है, द्वितीय क्रियाओं का एक भाग है विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करना। उत्पादन करना चाहे वो हस्तशिल्प से यानी हाथ से वस्तु इस्तेमाल की जा रही हो या आधुनिक विधियों का इस्तेमाल किया जा रहा हो, उससे हम वस्तुओं को उत्पादित करते हैं। जैसे लोहे का इस्तेमाल करना, लोहे का उत्पादन करना भी हमारा इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। ठीक है। और आप जान लीजिए विनिर्माण प्रक्रिया क्या होती है। विनिर्माण प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के आधुनिकीकरण की विधियाँ सम्मिलित की जाती हैं। इसमें छोटे काम से लेकर के बड़े काम तक के इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। बड़े स्तर के उत्पादन से लेकर के छोटे स्तर के उत्पादन से लेकर के बड़े स्तर के उत्पादन तक इस प्रक्रिया में हम करते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे जो आधुनिक, आप जानते हैं आधुनिक समय में विकास की ओर बढ़ते हुए मनुष्य ने विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए विभिन्न आधुनिकीकरण का इस्तेमाल किया है, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है। उसी क्रम में हम आज बात करने वाले हैं। अगला टॉपिक हम बात करेंगे आधुनिक विनिर्माण की विशेषताएं। आधुनिक विनिर्माण यानी बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण प्रक्रिया की विशेषताएं। बड़े पैमाने का मतलब बहुत ही बड़े स्तर पर जब उत्पादन प्रक्रिया कर रहे हैं उसकी क्या विशेषताएं होती है। समझ में आ गया होगा कि बड़े पैमाने पर जो उत्पादन हो रहा है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उत्पादन प्रक्रिया में क्या विशेषता देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम विशेषता देखेंगे। तो यहाँ टॉपिक बनता है बड़े पैमाने के विनिर्माण की विशेषताएं जो आधुनिक समय में हो रहा है। आधुनिक समय में मतलब आधुनिक समय में बड़ा पैमाना है उत्पादन का। ठीक है। सबसे पहले विशेषता क्या होती है? विशिष्ट यंत्रीकरण। विशिष्ट यंत्रीकरण या उत्पादन की विधियां ठीक है। तो आप जानते हैं जो हस्तशिल्प प्रक्रिया है उसमें उत्पादन क्षमता कम होती है, गुणवत्ता कम होती है तो उत्पादन ही, लेकिन उसमें उत्पादन क्षमता कम होती है और उसकी गुणवत्ता भी कम होती है। और उसमें जो उत्पादन किया जाता है वो केवल ऑर्डर के हिसाब से किया जाता है, जितना आदेश या ऑर्डर मिलता है उसके हिसाब से उत्पादन प्रक्रिया की जाती है। लेकिन जब धीरे धीरे हम बड़े पैमाने के उत्पादन की बात करने का प्रयास करेंगे तो हमें विभिन्न प्रकार की विशिष्ट मशीनों की हेल्प सहारा देखने को मिलता है। तो आधुनिक समय में जो बड़ा पैमाने के उत्पादन हो रहे हैं उनमें आप देखते हैं विशिष्ट प्रकार की मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं जो आधुनिक तकनीकों से लैस होती हैं। वो मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं जिनकी उत्पादन क्षमता बहुत ही कम समय में अधिक होती है। ठीक है। इनमें स्वचालित मशीनें या अन्य विभिन्न प्रकार की तकनीकी मशीनें हैं वो इस्तेमाल की जा रही होती हैं जिनसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कौशल क्षमता की। अगली विशेषता है दूसरी कौशल, दूसरी है कौशल का विशिष्टीकरण। ठीक है। कौशल का मतलब है दक्षता, किस प्रकार के कार्य करने जो श्रमिक है उसमें कम की बात करते हैं।
तो देखिए जो हमारे बड़े पैमाने के जो उत्पादन प्रक्रिया है वो हमारे हस्तशिल्प उत्पादन है जो आदेश के अनुसार किया जाता है, उसके मुकाबले उसमें अधिक श्रमिक लगे होते हैं, श्रमिकों की अधिक क्षमता होती है। आप देखते हैं कि जो हस्तशिल्प कारीगर हैं, हस्तशिल्प श्रमिक हैं, उसमें क्या है, कौशल काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो मतलब आदेश के अनुसार कार्य करते हैं और उनमें समय के अनुसार कार्य वो करते हैं, उनमें कुछ समय का गैप भी हो जाता है। लेकिन जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं, बड़े पैमाने के उत्पादन हैं या बड़े पैमाने के विनिर्माण प्रक्रिया हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जो कारीगर जो श्रमिक हैं वो अधिक कौशल वाले होते हैं, अपने कार्य में निपुण होते हैं, लगातार वो उसमें लगे रहते हैं और लगातार उनको कार्य मिलता रहता है। दूसरी हम बात करते हैं, इसमें तकनीकी श्रम की आवश्यकता भी हो जाती है, इसमें तकनीकी श्रम को हम इस्तेमाल भी करते हैं। अगला आता है हमारा नंबर 3 आती विशेषता हमारी प्रौद्योगिकी। आप जानते हैं प्रौद्योगिकी का मतलब तकनीकों से, तो आधुनिक समय में जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं, बड़े पैमाने की उत्पादन विनिर्माण प्रक्रियाएं हैं, उनमें क्या है, आधुनिक तकनीकों और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो हमारा उत्पादन की प्रक्रिया है उसको नियंत्रित किया जाता है, उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है। उसमें इस्तेमाल की जाने मशीनें जो तकनीकें हैं वो अच्छी होती हैं, जिसके माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण या उनका नियोजन भी अच्छे प्रकार से किया जा रहा होता है। जैसे आप देखते हैं विभिन्न प्रकार की फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहे हैं, वेस्ट पदार्थ होते हैं, तो कुछ कंपनियां उन्हीं को वो क्या करती हैं, रिसाइकिल कर करके विभिन्न प्रकार के पदार्थ वो बना रही होती हैं बड़े पैमाने के जो विनिर्माण प्रक्रिया है वहां पर। ठीक है, अब आता है अगला विशेषताओं में अगला पॉइंट आता है नंबर 4, बाजार तक अधिगम्यता। ठीक है, तो आप जानते हैं बाजार एक ऐसा केंद्र है, बाजार एक ऐसा स्थान है जो किसी भी उद्योग से उत्पादित वस्तु के लिए विक्रय का केंद्र होता है, वहाँ वस्तुओं को बेचा जाता है। तो आप जानते हैं कि जो बड़े पैमाने के उत्पादन प्रक्रियाएं हैं या बड़े पैमाने के विनिर्माण प्रक्रियाएं हैं, उससे संबंधित जो उद्योग हैं वो ऐसी जगह स्थापित हैं वर्तमान समय में भी, जहाँ की वहाँ से उत्पादित वस्तुओं का जो बाजार है वहाँ पास में होता है और बाजार की मांग अधिक होती है। बाजार की जो प्रक्रिया है वो मांग के आधार पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जैसे यूरोप की हम बात करें, हम अमेरिका की बात करें, यहाँ पर बड़े पैमाने के उद्योग इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर इनकी मांग बहुत अधिक मात्रा में है। इसी प्रकार हम बात करते हैं विशेषता आती है नंबर 5 पर हमारी कच्चे माल की अधिगम्यता। ठीक है, आप जानते हैं कि कच्चा माल किसी भी उद्योग के लिए रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि अगर किसी उद्योग को कच्चा माल ना मिले तो उद्योग चलना मुश्किल हो जाएगा। उद्योग चलेगा ही नहीं, उत्पादन क्षमता नहीं होगी तो उद्योग लगाने का कोई फायदा नहीं होता वहाँ पर। तो कच्चे माल की अधिगम्यता आज के जो विशिष्ट पैमाने के उद्योग हैं, बड़े पैमाने की विनिर्माण प्रक्रिया है, उनमें देखने को क्यों मिलती है। आप जानते हैं जहाँ पर हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी होती हैं तो उनके कच्चे माल के जो स्रोत हैं वहीं पर उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही वो पाए जाते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं लोहा इस्पात उद्योग की, अगर बात कर लें तो लोहा इस्पात उद्योग हमारे भारत में जहाँ लगा है वहीं पर उसके लिए लोहा अयस्क जो कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है वहीं पर होता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं जैसे जब हमारे भारत में अहमदाबाद की बात करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग है अहमदाबाद में, गुजरात में है, तो वहाँ पर जो कच्चा माल है कपास की बात कर लेते हैं वो वहाँ पर आसानी से प्राप्त हो जाता है, उसके पास ही वो मिल जाता है। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं कच्चे माल की अधिगम्यता जो वर्तमान समय में देखने को मिलती है वो बड़े पैमाने के उद्योग की विशेषता है। जो आज के आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग हैं उनमें जो कच्चे माल हैं वो पास में ही मिल जाते हैं, पास में ही उनके क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नंबर 6 आता है श्रम आपूर्ति की अधिगम्यता। आप जानते हैं श्रम, चाहे वो मानवीय हो, चाहे तकनीकी हो, चाहे विभिन्न प्रकार का जो श्रम है वो किसी भी उद्योग को चलाने के लिए प्रमुख महत्व रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि उद्योग को चलाने के लिए विभिन्न श्रमिकों को कार्य करना बहुत ही होता है और कुशल श्रमिक मिलना सबसे अच्छी बात होती है। तो
अब वर्तमान समय में जो हमारे उद्योग हैं, बड़े बड़े विनिर्माण उद्योग हैं, वो ऐसे स्थान पर ही स्थापित किए गए हैं। विनिर्माण प्रक्रिया उन्हीं स्थानों पर की जा रही हैं जहाँ आसानी से श्रमिक मिल रहे हैं। श्रमिक वहाँ पर है या आधुनिक तकनीकें वहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं। वहीं पर हमारा जो विनिर्माण उद्योग है वो स्थापित हुए हैं, विनिर्माण प्रक्रियाएँ वहाँ की जा रही हैं। इसी प्रकार अगला आता है शक्ति के साधनों की अधिक गम्यता। नंबर 7 में हम बात करते हैं शक्ति के साधनों की अधिगम्यता की अधिगम्यता। आप जानते हैं शक्ति किसी भी उद्योग को चलाने के लिए प्रमुख स्थान रखती है। जैसे कोयले की हम बात कर लेते हैं, शक्ति का प्रमुख स्रोत है, या विद्युत की हम बात कर लेते हैं, शक्ति का प्रमुख स्रोत है किसी भी उद्योग को चलाने के लिए। तो वर्तमान समय में ऐसे जो स्थान हैं, जो ऐसे विनिर्माण प्रक्रिया हैं, बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं, विनिर्माण प्रक्रिया को अंजाम देने वाले जो उद्योग हैं, वो ऐसे स्थानों पर स्थापित किए गए हैं जहाँ पर शक्ति के साधन आसानी से मिल जाते हैं। प्राचीन समय में आप जानते हैं जैसे कोयला प्रमुख शक्ति का साधन हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में वो विद्युतीकरण होने से विद्युत ने उसका स्थान ले लिया है। तो ऐसे ये हमारा शक्ति के साधन भी इस प्रकार को प्रभावित करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम उद्योग के लिए आप जानते हैं सबसे पहले कोयले की आवश्यकता होगी, तो उन्हीं स्थानों पर एल्यूमिनियम उद्योग लगा होता है जहाँ कोयला शक्ति के रूप में आसानी से प्राप्त हो जाता है। अगला नंबर 8 है विशेषता में, नंबर 8 है परिवहन तथा संचार के साधनों की अधिगम्यता। अधिगम्यता का मतलब पहुंच से होता है, वह ध्यान रखिए, यानी जहां आसानी से हमें प्राप्त हो सके। तो आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने यानी क्रय केंद्र तक पहुंचाने या फिर कच्चे माल को उद्योग तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों की प्रमुख आवश्यकता होती है। परिवहन के साधन सुलभ हों, परिवहन के साधन सस्ते हों, ये भी इस बात को प्रभावित करता है। ये भी बड़े पैमाने के उद्योग के चलाने, बड़े पैमाने के उद्योग की प्रक्रिया को, उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो आधुनिक समय में जितने भी हमारे बड़े पैमाने के उद्योग हैं, वो बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं वो पूर्ण रूप से इससे प्रभावित हैं, जो शक्ति के और हमारे परिवहन के साधन हैं। और इसी प्रकार इसमें आता है संचार की बात कर लेते हैं। संचार के जो स्रोत हैं आप जानते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बेचने के लिए, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए संपर्क स्थापित करने के संचार के माध्यम बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ऑनलाइन सेल्स की हम बात कर लेते हैं, या संपर्क साधने के लिए हम बात करते हैं। संचार के साधन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे हमारे संबंध स्थापित होते हैं, उसमें संचार महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभा रहा है। तो परिवहन में तो संचार के साधन हमारे बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योग की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं या उसकी उत्पादन प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। नंबर 9 में आता है हमारा सरकारी नीति। सरकारी नीति तो आप जानते हैं विकास की प्रक्रिया को, संतुलित विकास की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति अभी उद्योग के स्थापना को, उद्योग के औद्योगिकरण को प्रभावित करती है। और उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर किस प्रकार का टैक्स लगाना है, किस प्रकार की प्रक्रिया देनी है, ये भी सरकारी नीतियों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये हमारे उद्योग को या बड़े पैमाने के उद्योग को प्रभावित करता है, उससे अंतर संबंध है। इसी प्रकार हम बात करते हैं लघु उद्योगों के बीच, लघु उद्योगों से अंतर संबंध। लघु उद्योगों से अंतर संबंध का मतलब होता है, आप जानते हैं कि कुछ छोटे प्रकार के जो उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, वो कुछ कच्चे माल के लिए या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों पर या बने निर्माण प्रक्रिया के उद्योगों पर निर्भर करते हैं। ऐसी दृष्टि में जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं, उनको छोटे पैमाने के उद्योगों के साथ अंतर संबंध स्थापित अच्छा करना होता है, जिससे उनके जो मांग है वो आवश्यकता अनुसार बढ़ती रहे, और जो लघु उद्योग हैं उनकी जो प्रक्रियाएं हैं वो भी क्रियान्वित होती रहें, तथा लघु तथा बड़े उद्योग के माध्यम से होने वाला जो लाभ है उससे अर्थव्यवस्था को हमारा लाभ पहुंचता रहे। ठीक है, तो ये हमारी थी आज बड़े पैमाने की जो विनिर्माण प्रक्रिया है
उसकी कुछ विशेषताएं, यानी बड़े पैमाने के जो, या साधारण शब्दों में समझ लीजिए, बड़े पैमानों के जो उद्योग लगे होते हैं जिनमें उत्पादन क्षमता अधिक होती है, उनकी कुछ विशेषताएं। ठीक है, तो सबके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा हाईलाइट्स कर लिया है। ये उन उद्योगों की विशेषता होती है। और उससे पहले हमने बात कर ली थी कि हमारा जो द्वितीयक क्रियाएँ वो क्या होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ में। इस वीडियो को आप पढ़िए, देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो कमेंट्स जरूर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर किया करें। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि आप जो कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स सही होना चाहिए। सही मतलब जैसी वीडियो में आपको फील हो रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सब बातें आप उसमें कमेंट्स के माध्यम से इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि अगर आप अपना कमेंट्स देंगे तो हम उसमें कुछ कमियां रहेंगी तो हम उसमें कुछ सुधार करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।